दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में नीतीश सरकार का लॉकडाउन लगाने का फैसला बिल्कुल भी सही साबित होता नजर आ रहा है। यह 10 दिनों के बाद से लगातार ही कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले ये आंकड़े एक दिन में 17,000 के पार जा रहे थे और मौतों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यह पूर्ण लॉकडाउन लगाने के बाद से कोरोना की रफ्तार पर भी लगाम लगी है। यह पिछले 48 घंटे की बात करें तो फिर नए संक्रमितों की संख्या 10,000 से नीचे जा चुकी है। यह इस संबंध में पिछले 24 घंटे में सामने आए नए संक्रमितों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 967 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं अन्य जिलों की बात की जाए तो अररिया में 194, बेगूसराय में 273, गया में 350, बक्सर में 61, भोजपुर में 71, किशनगंज में 158, मधुबनी में 220, मुंगेर में 231, मुजफ्फरपुर में 291, नालंदा में 201, पूर्णिया में 441, सहरसा में 264, समस्तीपुर में 240, सारण में 201, सुपौल में 268 और वैशाली में 193 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बिहार में अब 89,563 एक्टिव केस रह गए हैं। बिहार में अब तक कुल 5,30,314 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। जी हां, वही बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 84.15 है। दोस्तों भारत के किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। जी हां, सरकार किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगभग हर किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। जी हां, लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इससे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवार को हुआ। जी हां, आपको बता दूं कि इस योजना के तहत 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है। दोस्तों बिहार में बना चक्रवात अब धीरे धीरे कमजोर हो गया है। इसके कमजोर पड़ने से प्रदेश में बहुत कम बारिश हुई। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश भागों में शुक्रवार से गर्मी बढ़ गई है। उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार के अनुसार अब मौसम उष्ण रहेगा। हालांकि बिहार में अभी पूर्वा का बहाव जारी रहेगा। इससे धूप तेज होने पर उमस काफी बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में न तो कोई चक्रवात है और न ही कोई ट्रफ लाइन। ऐसे में गर्मी बढ़ने की पूरी संभावना है। बिहार के मौसम में गुरुवार की सुबह से ही बदलाव होना शुरू हो गया था। सुबह में वातावरण में काफी नमी बनी हुई रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ती गई। धूप होने पर वातावरण में उमस बढ़ने से लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन सूर्यास्त होने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली। गुरुवार को राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 32 एवं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल भी ईद की रौनक फीकी नजर आई। ईदगाहों और शहर की बड़ी मस्जिदें ईद की नमाज पढ़ने की परंपरा रही है। इसमें हजारों लोग शरीक होते रहे हैं, लेकिन इस बार मस्जिदों के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ ईदगाहों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मस्जिदों में पेश इमाम समेत सिर्फ 5-5 लोगों ने नमाज अदा की। ज्यादातर ईदगाह में लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों ने बच्चों के साथ घर में ही शुक्राना के तौर पर चास्त की नमाज अदा की और मुल्क में अमन, चैन, तरक्की एवं कोरोना से निजात दिलाने के लिए दुआएं मांगी। गले मिलकर मुबारकबाद देने के बजाय लोगों ने दूर से ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी। यह बधाई देने का सिलसिला गुरुवार की शाम से ही शुरू हो गया था। 30 रोजा रखने के बाद सोमवार को रोजेदारों को ईद मनाने का मौका मिला, लेकिन उनमें उत्साह गायब था। खासकर ईदगाह न जा पाने की वजह से बच्चे निराश नजर आए। लोग नमाज घर में ही पढ़े, इसीलिए ज्यादातर मस्जिदों को बंद रखा गया था। कई मस्जिद के बाहर नोटिस भी चिपकाया गया था। सुबह 8 बजे से पहले लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहने, टोपी और इत्र लगाया और फिर नमाज अदा करके अपने रब का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच एक और बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। जी हां, बिहार में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। बुधवार को ब्लैक फंगस से संक्रमित 5 मरीजों का एम्स पटना और IGIMS में इलाज किया गया। पटना एम्स के कोविड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित 2 मरीज भर्ती हैं, जबकि 2 लोगों को OPD में देखा गया है। वहीं IGIMS में भर्ती एक मरीज में ब्लैक फंगस मिला है। जी हां, वह मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। आपको बता दूं कि अहमदाबाद
अहमदाबाद में ब्लैक फंगस के 86 नए केस सामने आए हैं, जबकि 200 का इलाज चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं मेरठ, कानपुर और वाराणसी के बाद अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी एक केस सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। आपको बता दूं कि एक्सपर्ट के अनुसार ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। दरअसल फंगस आमतौर पर स्पोर्स के रूप में वातावरण में पाया जाता है। ये कोरोना जैसा कोई नया जैविक खतरा नहीं है जो अभी आया। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ऐसे कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम होता है। पर जब यह कमजोर हो जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो फिर ऐसे कीटाणु गंभीर रूप ले लेते हैं। कोरोना से पहले भी ब्लैक फंगस थोड़ी मात्रा में वैसे मरीजों में मिलता रहा है जो HIV, कैंसर या फिर दूसरी बीमारी से संक्रमित होते हैं, या जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रही या फिर लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहे हैं। उन लोगों में ज्यादातर ब्लैक फंगस दिखाई देता है। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले के गांव में कोरोना पांव पसार चुका है। गांव की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। कोरोना से प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति के मरने की सूचना आ रही है। कई परिचित तो कई अनजाने लोग असमय ही काल कलकित हो रहे हैं, यानी कि मर रहे हैं। किशनगंज में स्थिति भयावह है और सरकारी आंकड़ों के विपरीत यहां मरने वालों की संख्या है। अब तक एक पखवाड़े में किशनगंज जिले के एक प्रखंड क्षेत्र में करीब 3 दर्जन लोगों की जान जाने की सूचना है। गांव में हर दिन सर्दी, खांसी और बुखार से जान जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कोरोना की जांच भी नहीं करा रहे हैं। सर्दी बुखार समझकर घरेलू उपचार करा रहे हैं। अंत में सांस लेने में परेशानी हो रही है और जान चली जा रही है। स्थिति भयावह होती जा रही है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन गांव में टीम भेजकर कोरोना जांच कराएं। संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराए जाने की जरूरत है। यदि हालात पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फिर स्थिति भयावह हो सकती है। दोस्तों, देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के अलावा अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। अगले सप्ताह से ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि ये वैक्सीन पहले से मौजूद दोनों वैक्सीन से थोड़ी महंगी होगी। स्पुतनिक वी की एक खुराक की कीमत 995 रुपए होगी। आपको बता दें कि भारत में अब तक स्पुतनिक वी वैक्सीन के 1,50,000 डोज उपलब्ध हैं। वहीं अभी तक देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड से ही टीकाकरण अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार इन दोनों टीकों को 250 रुपए की कीमत में खरीदती है, लेकिन इन दोनों वैक्सीन के निर्माताओं ने खुले बाजार और निजी अस्पतालों में अलग अलग कीमत तय करती है। दोस्तों, गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशों का अंबार देखा जा रहा है। इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक पार्टियां सरकार को निशाना बना रही है। बिहार में भी आरजेडी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवनदायी गंगा मां को बचाओ। उधर तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना की टेस्टिंग पर सवाल उठाया और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी, बिहार की जनता आपकी सरकारी कार्यस्थानियों से अनभिज्ञ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की सारी रिपोर्ट्स आखिर आपके दांव के विपरीत क्यों होती है, यानी कि आपके दावों से अलग क्यों होती है? आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करके कृपया करके राज्यवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में लड़े जाने वाले 3 चुनाव में भाजपा को धूल चटा दी है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह सबसे ज्यादा ओवरटेड राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार है। उन्होंने कहा है कि 2015 में बिहार, दिल्ली और बंगाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ी है, जहां वे अपने सहयोगी के साथ थे। जब प्रशांत किशोर ने 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वे इस चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीतिकार का काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। जहां उन्होंने इस हार की जिम्मेवारी भी नहीं ली और कह दिया था कि राहुल गांधी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। प्रशांत किशोर के इस दावे को दरकिनार इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे मोदी और अमित शाह दोनों के ही काफी करीब रहकर काम कर चुके हैं। हालांकि उस दौरान अमित शाह के साथ उनके रिश्ते कैसे थे ये नहीं कहा जा सकता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह को यह अच्छा नहीं लगता था कि प्रशांत किशोर मोदी के ज्यादा करीबी बने और इसलिए उन्हें धीरे धीरे किनारा कर दिया।
दोस्तों, बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में तमाम पार्टियों ने लोगों से एक वादे किए थे। यह किसी ने रोजगार देने की बात कही थी तो किसी ने बिहार में विकास की बात कही थी। अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अपने वादे याद आने लगे हैं। शुक्रवार को जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके लिखा है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि बिहार के बेरोजगार युवक युवतियों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दें। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीतन राम मांझी ने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर, यानी कि हमारी सरकार बनने पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सरकार द्वारा फ्री में वाईफाई की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में विशेष बस की भी सेवा शुरू की जाएगी और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना के कारण फैले संक्रमण के दूसरे लहर ने नौजवानों को अधिक नुकसान पहुंचाया है। यह दूसरी लहर के संक्रमण में सबसे अधिक शिकार 20 से 40 साल की उम्र के नौजवान ही हुए हैं। इस आयु वर्ग के कुल 43% युवा अब तक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जहां लापरवाही संक्रमण फैलने का एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है, तो वही नौजवानों का टीकाकरण नहीं होना भी एक मुख्य कारण दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना की दूसरे लहर के दौरान इस साल 1 अप्रैल से अब तक जितने संक्रमित पाए गए हैं उनमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। संक्रमित होने वाले युवाओं में 25% से अधिक 20 से 29 सालों के युवा हैं। वहीं दूसरे सबसे अधिक संक्रमितों में 30 से 39 साल के नौजवान शामिल है। कुल संक्रमितों में इनका प्रतिशत 18 है। दोस्तों, लॉकडाउन उल्लंघन और 32 साल पहले के अपहरण के एक मामले में पटना में गिरफ्तार किए गए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को गुरुवार शाम सुपौल जिले के वीरपुर जेल से डीएमसीएच लाया गया है। यह बताया गया है कि वीरपुर जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद शाम करीब 7 बजे एम्बुलेंस से यहां हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए आईसीयू में रखा गया है। पप्पू यादव को सुपौल से दरभंगा लाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी साथ में एम्बुलेंस के साथ चल रहे थे। दरभंगा पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने मीडिया को बताया कि मैं लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा कर रहा हूं। उन तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूं। यह कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 2 महीने पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी जरूरतमंद लोगों का यथासंभव सहयोग कर रहा हूं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा लोगों तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाता रहूंगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मुझे काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूंगा। दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है, प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों के मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। साथ ही आमदनी और खाने पीने की व्यवस्था न हो पाने के कारण इनके सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इन 3 राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी मजदूरों को मई से आत्मनिर्भर भारत या फिर किसी अन्य योजनाओं के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सूखा राशन उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को सख्त निर्देश दिया है कि वे दिल्ली एनसीआर में बहुचर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन खोलें, ताकि इलाके में फंसे हुए मजदूर और प्रवासियों और उनके परिजनों को 2 वक्त का खाना उपलब्ध हो सके। वही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से भी कहा है कि अगर दिल्ली एनसीआर में फंसा कोई मजदूर अपने घर लौटना चाहता है तो सरकारें उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएं। आपको बता दूं कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूर आए और खाने पीने की कमी के चलते अपने अपने गृह राज्य यानी कि अपने अपने स्टेट लौटने लगे थे। इनमें से कईयों को परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है कि इस बार वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने 25 तारीख तक यानी कि 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। वहीं पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार अधिक सख्ती दिखाई गई है। यह बिहार सरकार के नए नियम के अनुसार शादी समारोह में 50 लोगों के बजाय सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। यह मुख्य सचिव की ओर से मीडिया में दी गई जानकारी के मुताबिक अब बिहार में शहरी क्षेत्रों की दुकान को खोलने की समय में कटौती की गई है। अब बिहार के शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10
बजे तक ही दुकान खोला जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है। यह बिहार सरकार ने खरीफ फसलों की रोपाई को देखते हुए बीज दुकान खोलने की भी छूट दी गई है। जी अब बीज की दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह 4 घंटे के लिए खोला जा सकता है। वहीं सरकार ने आरा मशीन की दुकान को भी खोलने में छूट दी गई है। इसके अलावा पहले के लगे सभी प्रतिबंध वैसा ही रहेगा। दोस्तों, पिछले साल से शुरू हुए कोरोना के संक्रमण के दौरान बिहार के एक आईपीएस अधिकारी 3 दफे कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन हर दफे उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और सही इलाज के जरिए इन भयानक बीमारी को मात दे दी है। एसएसपी के पद पर तैनात अधिकारी अब अपने अधीनस्थों को कोरोना से लड़ने की सीख दे रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी है बिहार के दरभंगा के एसएसपी बाबूराम की। जी हाँ, पिछले साल से लेकर अब तक बाबूराम 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन अपने मजबूत मनोबल के जरिए उन्होंने तीनों दफे उसे मात दे दिया। जब कोरोना संक्रमण के दौरान घबराने के बजाय उन्होंने सकारात्मक सोच रखी, डॉक्टरों से सही वक्त पर सही सलाह ली और मिसाल कायम कर दिया। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम 3 बार संक्रमित होने के बावजूद भी ड्यूटी पर लगे हैं। दोस्तों, गंगा नदी में 100 से अधिक शव के बरामद होने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सख्त हो गया है। जी आयोग ने बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है जी और पूछा है कि नदी में शव कहां से आया है। आयोग ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस भेजा है। जी सभी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर जिले के गंगा नदी में तैरते हुए 71 शव बरामद किए गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश बलिया और गाजीपुर में भी करीब 100 नदी में मिले हैं। जी गंगा नदी में तैरते शवों का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में पुलिस ने जेसीबी के सहारे शव को नदी से बाहर निकाला है और फिर उन्हें जमीन में दफनाया है। इससे पहले बिहार के बक्सर में 71 शवों को बरामदगी के बाद बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के शव के बिहार आने का आरोप लगाया था। बिहार सरकार ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उनका अंतिम संस्कार किया। बिहार सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि यूपी से शव को गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बात करके उनसे इस पर रोक लगाने को भी कहा है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वर्चुअल मीटिंग के बाद उनकी पार्टी के विधायक को कोरोना काल में मदद के लिए जोर शोर से काम में लगे हैं। जी तेज प्रताप यादव अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो इधर नवादा जिले में आरजेडी विधायक वीबा देवी ने रसोई खोल दी है। वीबा देवी रसोई से लोगों की मदद कर रही है। इधर वीबा देवी की ओर से शुरू की गई रसोई में वे खुद ही खाना बना रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने सरकार को पिछले साल कोरोना काल में पैसे दिए, उस हिसाब से नवादा में कोरोना महामारी में खास व्यवस्था नहीं की गई। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वे खुद उतर गई है। उन्होंने कहा कि वे खुद ही खाना बनाएगी और खुद ही लोगों के बीच वितरण करेगी, यानी कि बांटेगी। ये कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं सोएगा। आरजेडी की ओर से हर जगह पर इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। इस कोरोना के संकट में लोगों की मदद करने के लिए आरजेडी परिवार एक है। पार्टी के हर लोग मदद करने के लिए आगे हैं। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार आलोचनाओं से चौतरफा घिरी हुई है। जी विपक्ष सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जी हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी, वे चाहती थी कि 137 करोड़ यानी कि 1 अरब 37 करोड़ लोग अपनी नागरिकता साबित करें। जी ओबीसी का इशारा नागरिकता कानून यानी कि CAA की तरफ है। यह जाहिर है ओबीसी इस कानून के विरोध का मुखर चेहरा रहे हैं। दोस्तों, गंगा नदी में शव के बहने का मामला सामने आने के बाद योगी और नीतीश कुमार की सरकार आमने सामने आ गई है। जी बक्सर जिला के चौसा महादेव घाट पर बरामद शव को यूपी का बताए जाने और फिर यूपी और बिहार के बीच गंगा में जाल बिछाए जाने के बाद अब योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। जी सरकार ने बिहार के शव का यूपी में अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दिया है, यानी कि बिहार का शव को यूपी में अंतिम संस्कार पर रोक लगा दिया है। जी मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम से ही यूपी सरकार ने यूपी पुलिस को बिहार से आने वाले 100 को राज्य में प्रवेश नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है। जी अब तक कैमूर जिले के बिहार यूपी बॉर्डर से 1 दर्जन से भी अधिक 100 वाहन को लौटाया जा चुका है। जी इधर यूपी सरकार के फैसले से नाराज कैमूर के लोगों ने कहा है कि अगर बिहार के 100 का यूपी में सरकार दाह संस्कार नहीं करने देगी तो हम लोग यूपी वालों को बिहार के गया में पिंड दान भी करने नहीं देंगे। जी उन्हें भी बॉर्डर पर रोकेंगे। बिहार और यूपी दोनों जगह पर एनडीए सरकार है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा
होता है ये तो एनडीए के लोग ही बताएगा, भाजपा के लोग ही बताएगा। दोस्तों, हड़ताल पर गए बिहार के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब अपने हड़ताल को खत्म कर देंगे। यह दरअसल गुरुवार को कोर्ट ने कहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी की मांग जायज है। कोर्ट ने बिहार सरकार को कर्मियों की मांग पर विचार करने के बाद 4 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह तमाम कोशिशों के बाद भी नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का विपक्षी गठबंधन गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रहा। यह राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों को गुरुवार रात 9 बजे तक नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ आने के लिए कहा था, लेकिन विपक्षी दलों के बीच गुटबाजी की वजह से आपसी सहमति नहीं बन सकी। इससे पहले केपी शर्मा ओली सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत नहीं हासिल कर सके थे। यह विपक्षी गठबंधन में एक मत नहीं होने की वजह से ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, बात कही है। यह मीडिया से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कोरोना एक प्राणी है, एक जीव जंतु है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। यह कहना है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का। जी हां, उन्होंने कहा कि यह एक दार्शनिक बात है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भी उटपटांग बयानों को लेकर खूब लतीफे बने थे, खूब बातें हुई थी। जी हां, अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना भी एक प्राणी है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वे प्राणी भी जीना चाहते हैं, यानी कि कोरोना भी जीना चाहते हैं, उसे भी जीने का अधिकार है, कोरोना को भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वह बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वह बहरूपिया हो गया है। जी हां, लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए रावत की जमकर आलोचना की है। दोस्तों, बिहार के गांवों में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए अब सरकार ने गांव को भी सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है। जी हां, बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी का संक्रमण तीव्र गति से पंचायतों में बढ़ने के कारण सरकार ने गांव के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बिहार में आने वाले बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद पीएचईडी विभाग ने जिलों के अपने कार्यपालक अभियंताओं को विस्तार से दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जब पीएचईडी ने 26 जिलों को पत्र भेजा है, जिसमें आने वाले बाढ़ को लेकर क्षेत्र में पेयजल, शौचालय और स्वच्छता आदि की व्यवस्था की पूरी तैयारी पहले से ही करने को लेकर कहा है, यह ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो फिर तत्काल लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जी हां, विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव का अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाए जाने वाले स्थानों पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था पहले से रखें। ऐसे स्थलों की जानकारी जिला अधिकारियों से संपर्क करके प्राप्त करने, संभावित बाढ़ क्षेत्र में ऊंचे प्लेटफॉर्म के साथ चापाकल लगाने का निर्देश भी अभियंताओं को दिया गया है। चापाकलों की मरम्मत का कार्य जल्द ही पूरा कर लें। आपको बता दें कि जिन जिलों को बाढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें से है पटना, आरा, बक्सर, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय। दोस्तों, नीतीश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। जी हां, सरकार द्वारा इस लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद अब आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने सरकार का समर्थन किया है। जी हां, हालांकि इस दौरान भी उन्होंने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। जी हां, प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था और कहा था कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अंत में बिहार में अगले 10 दिनों यानी कि 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ट्वीट के बाद तेज प्रताप यादव ने सरकार के समर्थन में ट्वीट किया। जी हां, उन्होंने लिखा है कि बहुत बढ़िया निर्णय, स्वागत योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर गरीब जनता के खाने पीने की व्यवस्था और अस्पताल में समुचित इलाज के साथ साथ बाजार में मिल रहे जरूरत की चीजों पर बढ़ रही अंधाधुंध महंगाई को रोकने की व्यवस्था हो जाती है तो फिर बहुत अच्छा रहता महोदय।
दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 16,17,23,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम कई देशों में चलाए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका से एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहां डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर का कहना है कि पूरी तरीके से कोरोना की खुराक पा चुके लोग सुरक्षित हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण से बुरी तरीके से प्रभावित अमेरिका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके व्यक्ति बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए बिना गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए मास्क पहनना और सार्वजनिक स्थलों पर 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अब अमेरिका में इसको नहीं भी फॉलो करेंगे तो चलेगा। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के पूर्व सांसद पप्पू यादव को जेल भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने अब यह ऐलान किया है कि यदि पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि महामारी के इस दौर में छिछोड़ी राजनीति नहीं कीजिए। पटना में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रंजीता रंजन ने कहा कि रूडी के कार्यालय में मिली एम्बुलेंस से सरकारी खजाना था। रंजीता रंजन ने कहा कि राजनीति खेलने का नहीं है। मेरा मकसद राजनीति करने का नहीं, सत्ताधारियों को बताना चाहता हूं कि मैं राजनीति करने नहीं आई हूं। आज पप्पू यादव जी के साथ इसलिए लोग खड़े हैं क्योंकि लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि नीतीश, रूडी और भाजपा से कोई सवाल करूं। उन्होंने कहा कि 2 दिन में पप्पू जी को रिहा नहीं किया गया तो वह अनशन पर बैठेगी और यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि रूडी जी की गिरफ्तारी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी लोगों को यह समझना चाहिए कि लोगों को एक सीमा से ज्यादा डराना भी सही नहीं होता है। इतना भी मत डराइए कि लोगों के अंदर से डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति पहले ही अपना डर खत्म कर चुके हैं। पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने बिहार सरकार, भाजपा, राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू यादव को रिहा कीजिए और ये खेला बंद कीजिए। जेल के अंदर यदि कोई पॉजिटिव होकर आएंगे तब जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। जब पप्पू यादव को जेल में बंद कर देंगे तो फिर क्या हम लोग उन्हें मरने देंगे? हम तमाशा नहीं देख सकते, ये काम आपका है। दोस्तों, सरसों की उपज इस बार जमकर किसानों की जेबें भर रही है। सरसों का भाव देश के बाजारों में इस सीजन रिकॉर्ड ऊंचाई पर छू रहा है और इसके साथ सरसों तेल की कीमतें भी आसमान छू रही है। विदेशों में तेजी के साथ रुख के बीच स्थानीय के साथ साथ निर्यात मांग के कारण बुधवार को तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार दिखा और कीमतें लाभ दर्शाती बंद हुई। इस बार सरसों की फसल किसानों के लिए काला सोना साबित हुई है। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। हरियाणा में के किसानों का कहना है कि इस बार सरसों की फसल उनके लिए काला सोना साबित हुई है। जिन किसानों ने गेहूं फसल की कटाई के साथ सरसों नहीं बेची उनको अब 7,000 रुपए क्विंटल से ऊंचे दाम मिल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि देश में यदि सरसों सोयाबीन का उत्पादन बढ़ता है तो डीओसी आयात करने की नौबत नहीं आएगी। विदेशों से खाद्य तेलों का आयात भी कम होगा। इस पर खर्च होने वाले विदेश मुद्रा बचेगी। साथ ही घरेलू तेल उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन बड़ी राहत है। बिहार में भी कोरोना के गहराए संकट के बीच टीकाकरण तेजी के साथ जारी है। वहीं 18 साल से अधिक उम्र वाले युवाओं को भी वैक्सीन का डोज लगना हो गया है। इस बीच सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के टीका लगवाने का है जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार अब इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था करने जा रही है जिनके बाद इन्हें भी टीका लगाया जा सकेगा। बिहार में जिन लोगों के पास अपना पहचान पत्र नहीं है उन्हें भी कोरोना का टीका लग सकेगा। सरकार इसके लिए टास्क फोर्स की मदद लेने जा रही है। सरकार पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में टीकाकरण को लेकर गंभीरता बरत रही है। इस क्रम में उन लोगों को टीका लगाना भी बेहद जरूरी है जिनके पास पहचान पत्र नहीं है। सरकार ने माना है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में बड़ी संख्या में साधु संत, जेलों में बंद कई कैदी, मानसिक रोग संस्थानों में इलाज करवा रहे मरीज, सड़क किनारे रहने वाले भिखारी समेत कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और नए लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए टीका लगना बेहद जरूरी है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस यदि आपको रात में पकड़ती है तो अब वह किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं कर पाएगी। हाल ही के दिनों में पुलिस द्वारा रात में पकड़े जाने वाले लोगों की पिटाई करने और फिर विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में मिल रही शिकायतों के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों को इस तरह की कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी है। रात में अब पुलिस की चौकसी को और भी पुख्ता किया जाएगा। बिहार के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर रात की पाली में भी पुलिस बल
बल की तैनाती की जाएगी। यह डीजीपी एसके सिंघल ने इसकी जानकारी दी है। यह इसके साथ ही अब बेवजह बाहर घूमने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। पुलिस अधिकारियों को इस बात से अवगत भी कराया गया है। दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता रमाकांत पाठक का कोरोना से निधन हो गया है। यह जीरादाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक आशा पाठक के पति और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष रमाकांत पाठक को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 10 दिन पहले पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात उनका निधन हो गया। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हाजीपुर में बड़ा प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि काफी प्रयास से यह संभव हो सका है, जिससे बिहार को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। एक कंपनी हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। इसके लिए मशीन जर्मनी से लाई जा रही है। जब प्लांट में जून के तीसरे सप्ताह से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलने लगेगा। यहां से प्रतिदिन 40 किलोग्राम का 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर निकलेगा। इसका लाभ हाजीपुर के साथ पूरे बिहार को मिलेगा। दोस्तों, लॉकडाउन एक्सटेंशन के बीच नीतीश सरकार ने चिकन, मटन और मछली की बिक्री पर से रोक हटा ली है। मत्स्य पालन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। राज्य में अब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इन सामानों की बिक्री की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में 15 मई से 25 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाई गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसे लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।